Hello, hi, very good evening, all my students. This is Sangeeta and welcome to गंगा टीजीटी पीजीटी होम साइंस। गंगा टीजीटी पीजीटी होम साइंस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लेलन में जो मुख्य पॉइंट होते हैं लेलन चैप्टर में, वो हम पढ़ने वाले हैं। जो मुख्य मुख्य पॉइंट हैं वो हम देख लेते हैं। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो मैंने ये पॉइंट यानी मंजू पाटनी बुक एंड लेलन चैप्टर से उठाए हैं। तो हम लोग इन्हें पढ़ेंगे। तो पहला हमारा पॉइंट है लेलन धागे की सामान्य नीटिंग नहीं की जाती है। यानी लेलन धागा है उसकी सामान्य नीटिंग जैसे कि अपने बुनाई कर लेते हैं ऊन वगैरह की, वो इसकी नहीं होती है। अगला पॉइंट है लेलन पर कभी भी रोए नहीं उठाए जाते हैं। लेलन पर कभी भी रोए भी नहीं उठाए जाते, ये भी इसमें मैंने नया पॉइंट खोजा। अगला है लेलन अप्रैल या मई में बोया जाता है। लेलन कब बोया जाता है? तो अप्रैल या मई में बोया जाता है। अगला पॉइंट है लेलन बोने से पहले 6 वर्ष पूर्व मिट्टी को उपजाऊ बनाना होता है। ये हमारी इस बुक में लिखी हुई है कि लेलन की हम बुवाई करेंगे उससे 6 वर्ष पूर्व अपने खेत को उपजाऊ यानी खेत की मिट्टी को उपजाऊ बनाना होता है। ये भी इसमें कारण होता है। आगे देखते हैं लेलन को गलाने की प्रक्रिया 2 प्रकार से होती है। ये तो सबने पढ़ी होगी। लेलन को गलाने की प्रक्रिया 2 प्रकार से होती है। नंबर 1 ओस द्वारा, नंबर 2 पानी में दबाकर गलाना। जैसे कि आपने पहले देखा होगा जो गांव से है तो सन होता था, सन कहते हैं। तो वो हम उखाड़ के किसी बम्बा वगैरह या खाई होती थी, पानी वहाँ जला से भरा रहता था, वहाँ पर दबा देते थे। कुछ दिनों बाद उसे निकालते थे तो उसके जो तंतु हैं वो गल जाते थे। उसी प्रकार जो ओस और पानी से 2 प्रकार से गलाना होता है, जिसमें गलाना कौन सा अच्छा होता है कौन सा खराब होता है वह भी होता है। तो इसमें जो ओस द्वारा होता है वो खराब होता है गलाना, और जो पानी द्वारा होता है वो अच्छा माना जाता है गलाना। और आगे देखते हैं लेलन गलाने में अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग समय लगता है। लेलन को गलाने में भी अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग समय लगता है। सर्दी में कितना समय लगता है? तो 2 से 4 सप्ताह तक समय लगता है जो सर्दी में होता है। गर्मी में 10 से 12 सप्ताह का समय लगता है। आगे देखते हैं लेलन के छोटे आकार के तंतु को हम टो कहते हैं और लेलन के बड़े आकार के तंतु को हम लाइन कहते हैं। लाइन वो लंबाई में 12 से 20 इंच होते हैं। ये आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं लेलन की लंबाई 25 से 30 मिमी होती है और जो डायमीटर में होती है वो 11 से 15 माइक्रोन होती है। लेलन कपास से 3 गुना मजबूत होता है। ये आपको सभी को मालूम भी होगा, नहीं मालूम है तो मैं बता रही हूँ। तो जो लेलन होता है कपास से 3 गुना मजबूत होता है। ये देख लिया। तो इसमें हम और कुछ थोड़ा देख लेते हैं। देखिए इस नोट्स में ये मैंने पहली वीडियो में बता दिया था। इसमें और कुछ मैंने निकाले हुए हैं फॉन्ट्स, वो देख लेते हैं। ये देखिए चमक कम करना, कृत्रिम तंतु यानी कृत्रिम तंतु की चमक कम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो टाइटेनियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। और इसमें कुछ और भी निकाला है मैंने। कपास की डायमीटर में लंबाई कितनी है वह देखते हैं। तो कपास में डायमीटर की लंबाई होती है 16 से 20 माइक्रोन
और फ्लेक्स की जो डायमीटर में लंबाई होती है तो 12 से 16 माइक्रोन। सबसे अधिक लंबाई किसकी होती है डायमीटर में? तो सबसे अधिक लंबाई हमारी ऊन की होती है, 10 से 50 माइक्रोन होती है। उससे कम हम कपास को, उससे कम हम फ्लेक्स को देखेंगे। सबसे कम होती है डायमीटर में वो सिल्क की होती है। तो फ्लेक्स की हम 12 से 16 माइक्रोन होती है डायमीटर में लंबाई, और जो ऊन की 10 से 50 माइक्रोन होती है, और सिल्क की 11 से 12 माइक्रोन होती है। ये आपको समझ में आया हुआ। हम आगे चलते हैं। आगे हमारा है, ये भी हमने उसी से निकाला है, उसी बुक से। ये कौन से चैप्टर से? ये क्रिम्प वगैरह इसी से। तो वस्त्रों में क्रिम्प तो आपने इधर पढ़ा होगा, ऊन में सफ़ेद और काली। चलिए, क्रिम्प। वस्त्रों में क्रिम्प कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 परमाणु क्रिम्प, नंबर 2 तंतु क्रिम्प, नंबर 3 धागा या बुनाई क्रिम्प। ये 3 प्रकार के क्रिम्प पाए जाते हैं। परमाणु क्रिम्प में क्या होता है? लोच में परमाणु श्रृंखला होती है इसमें। जो तंतु क्रिम्प होता है उसमें धागे की बुनाई ऐंठन लंबाई में, बुनाई घुंघराले रूप में संदर्भित किया जाता है। जो धागे की बुनाई होती है ऐंठन लंबाई में बुनाई और घुंघराले रूप में संदर्भित किया जाता है। इधर देखते हैं धागा या बुनाई क्रिम्प। धागे के आपस में गूंथने की परिणाम स्वरूप वस्त्रों में झुकाव, यानी धागे के आपस में गूंथने मतलब यानी ऐंठन, गूंथने मतलब गूंथते जाते हैं, ऐसे ऐंठते जाते हैं, उसमें गुथाई करते जाते हैं। उसके परिणाम स्वरूप वस्त्रों में झुकाव आता है, ये धागा क्रिम्प होता है। प्राकृतिक क्रिम्प कपास तथा ऊन में पाई जाती है। प्राकृतिक क्रिम्प ऐंठन होती है, वो कपास या ऊन में ही पाई जाती है। इसमें खिंचाव, प्रस्तुत में क्रिम्प तंतु में कितना खिंचाव कौन से तंतु में होता है, ये भी हम एक नज़र में देख लेते हैं। तो कपास में कितना होता है? तो 75% होता है, फ्लेक्स में 65% होता है, और सिल्क में 92% होता है, ऊन में 99% होता है। एसीटेट में 58 मतलब 58% होता है, और एक्रिलिक में 92 यानी 92% होता है। नायलॉन में 100%, 100 में 100% खिंचाव होता है। आगे पॉलिस्टर में 97% होता है, मतलब 97% होता है, और रियोन में 54% होता है, मतलब 54% होता है। ये हमने याद करने की, सबसे कम किस में होता है? तो सबसे कम होता है किसमें? रियोन में। जो खिंचाव होता है सबसे कम। इतने भी जो तंतु होते हैं हमारे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रकार के तंतु हैं। तो कपास, फ्लेक्स, सिल्क, ऊन, एसीटेट, एक्रिलिक, नायलॉन, पॉलिस्टर और रियोन। इसमें सबसे कम होता है वो रियोन में होता है। उससे भी कम, उससे ज़्यादा किस में होता है? उससे ज़्यादा होता है ये फ्लेक्स में। हम यानी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सबसे कम जो खिंचाव होता है रियोन और किस में? फ्लेक्स में होता है, और सबसे अधिक होता है वो नायलॉन में होता है। उससे कम होता है पॉलिस्टर में, उससे कम हम एक्रिलिक में, और उससे कम सबसे ज़्यादा नायलॉन में, उससे कम किसमें? ऊन में। नायलॉन के बाद सबसे ज़्यादा होता है, ज़्यादा वाले तंतु को छांटते हैं हम,
नायलॉन ले लेते हैं फर्स्ट नंबर पर। सेकंड नंबर पर वो क्या है, ऊन आ जाएगा। और थर्ड नंबर पर पॉलिस्टर, फोर्थ नंबर पर ये सिल्क आ जाएगा। ऐसे हम याद कर सकते हैं। आगे हम और क्रिम्प खिंचाव को धीरे धीरे अपने स्थान पर लाने का कार्य करता है। क्रिम्प लोचनीयता स्थगित करता है। यानी क्रिम्प क्या करता है, किसी भी धागे को, किसी भी तंतु को धीरे धीरे अपने स्थान पर लाने का काम करता है और क्रिम्प लोचनीयता को स्थगित करता है। ये प्रतिस्कंदता आ गई, रेसिलेंसी। लॉफ्ट शब्द प्रतिस्कंदता से संबंधित दबाने, मोड़ने, विकृतता आने के पश्चात अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। ये क्रिम्प के कारण होता है। ये रेसिलेंसी तो आप लोग जानते होंगे। प्रतिस्कंदता किसी कपड़े को दबा देना और फिर वापस अपने मूल रूप में आ जाता है, उसी को हम प्रतिस्कंदता कहते हैं। जैसे कि हमारा जो क्या कहते हैं, स्पंज वाला गद्दा देखा होगा आपने, स्पंज वाला, वो उस पर बैठते हैं तो वो दब जाता है, उठते हैं तो जैसा का तैसा हो जाता है, उसी को हम प्रतिस्कंदता कहते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे का जो नोट्स है मैंने उसी बुक से बनाए हैं, उसी बुक से निकाले हैं, तो ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके अवश्य बताएं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, यानी ऐसी वीडियो के साथ जो भी हमने नोट्स बनाए हैं वो मैं आपको देने की कोशिश करूँगी। तो थैंक यू।